नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। भारत आज दुनिया की सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी में गिना जा रहा है। IMF, वर्ल्ड बैंक, ग्लोबल एजेंसीज लगातार कह रही हैं कि भारत आने वाले सालों में ग्रोथ का सबसे बड़ा इंजन बनेगा। लेकिन जमीन पर इसकी जो तस्वीर है उतनी आसान, उतनी साफ नजर नहीं आती जितनी हेडलाइंस में दिख रही है। क्योंकि इसी तेजी ग्रोथ के यहाँ पे जो दावे हम कर रहे हैं, उसके बीच अमेरिका ने भारत पर प्यूनेटिव यहाँ पे टैरिफ्स लगा दिए हैं, खासकर रूस से तेल खरीदने को लेकर के। और इसका जो असर है वो सिर्फ ट्रेड तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि पूरे इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस पर यहाँ पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जब किसी देश पर ट्रेड प्रेशर बढ़ता है तो सबसे पहले असर पड़ता है कैपिटल फ्लोज पर। यही वजह है कि इस वक्त भारत से यहाँ पे जो कैपिटल आउटफ्लोज हैं वो देखने को अच्छा खासा मिल रहा है। यानी जो विदेशी निवेश है वो पहले भारत को ग्रोथ डेस्टिनेशन मान रहा था, उसका अब एक हिस्सा पैसा निकाल करके सुरक्षित जगहों की तरफ यहाँ पे जाता हुआ नजर आ रहा है। इसका सीधा असर पड़ा है रुपए पर। यहाँ पे रुपी वीक हो रहा है और कमजोर रुपया सिर्फ करेंसी का मुद्दा नहीं होता, इसका असर पड़ता है आम आदमी की जेब पर। क्योंकि इंपोर्ट्स महंगे होते हैं, कंपनियों की लागत बढ़ती है और इन्फ्लेशन का यहाँ पे दबाव भी बनता है। इसी माहौल में एक और यहाँ पे बहुत ही बड़ी समस्या सामने आती है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट का रुक जाना। देखिए, प्राइवेट सेक्टर फिलहाल खुल करके निवेश नहीं कर पा रहे हैं। कंपनियां नए प्लांट्स लगाने, कैपेसिटी बढ़ाने या फिर हायरिंग करने से बचती हुई नजर आ रही हैं। वजह बहुत साफ है, ग्लोबल अनसर्टेनिटी, ट्रेड टेंशंस एंड यहाँ पे जो डिमांड है उसको लेकर के साफ तस्वीर ना सामने आना। बिजनेसेस इस वक्त जो है वो सिर्फ वेट एंड वॉच वाला जो मोड है उसमें अभी दिखते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी नजर यहाँ पे सीधे आने वाले बजट पर टिकी हुई है कि क्या कुछ इस बजट में होता है और उस हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट का आगे सोचने वाले हैं। लेकिन इन सबके बीच जो सबसे बड़ा यहाँ पे वार्निंग सिग्नल है वो है टैक्स कलेक्शन। जीडीपी चाहे जितना भी यहाँ पे आपको तेज दिख रहा हो, लेकिन टैक्स कलेक्शन असली कैश फ्लो दिखाता है। ये वो पैसा है जो सरकार के खाते में आता है, जिससे सरकार खर्च करती है। सरकार का ये दावा है जीडीपी ग्रोथ 7.4% तक यहाँ पे पहुंचेगा, जबकि पिछले साल ये 6.5% रहा है। लेकिन अगर इकोनॉमी वाकई इतनी तेज चल रही होती है तो सरकार की कमाई उतनी रफ्तार से बढ़नी चाहिए थी। हकीकत ये है कि मौजूदा वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 11 जनवरी तक सरकार की यहाँ पे नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सिर्फ 18.38 लाख करोड़ रुपीस यहाँ पे रहा है, जिसमें ग्रोथ जो है वो सिर्फ 8.82% की यहाँ पे दिखने को मिली है। इनमें से कॉर्पोरेट टैक्स में यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स से 8.63 लाख करोड़ रुपीस आए हैं और नॉन कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि नौकरी पेशा लोगों और छोटे कारोबारियों से यहाँ पे 9.39 लाख करोड़ रुपीस देखने को मिले हैं। इससे भी ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार ने इस दौरान 3.11 लाख करोड़ जो है उसके रिफंड्स यहाँ पे जारी किए हैं, जो पिछले साल के मुकाबले 16.92% कम है। यानी कि सरकार खुद यहाँ पे कैश को टाइट होल्ड में रखे हुए है। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर ग्रोथ इतनी मजबूत है तो टैक्स बायोंसी यहाँ पे कमजोर क्यों नजर आ रही है। अब यही वो पॉइंट है जहाँ पे जीडीपी के जो आंकड़े हैं उस पे सवाल खड़े होते हैं। सरकार के आंकड़े ये बताते हैं कि रियल जीडीपी यानी कि कांस्टेंट प्राइसेस पर जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में यहाँ पे 201.90 लाख करोड़ रुपीस तक पहुंच जाएगी और ग्रोथ जो है वो 7.4% तक यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। वही यहाँ पे जो नॉमिनल जीडीपी है यानी कि करंट प्राइसेस पर जो जीडीपी है वो 357.14 लाख करोड़ तक यहाँ पे जाने तक का यहाँ पे एजम्पशन माना जा रहा है, जिसकी ग्रोथ जो है वो 8.0% यहाँ पे बताई जा रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पैंडेमिक के बाद जो यहाँ पे पेंट अप डिमांड थी वो अब तक खत्म हो चुकी है। नॉमिनल जीडीपी की जो ग्रोथ है वो धीमी हो चुकी है, जबकि जो रियल जीडीपी है वो मजबूत नजर आ रही है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि प्राइस चेंजेस और ग्राउंड लेवल स्लो डाउन को ऑफिशियल डेटा पूरी तरह से कैप्चर नहीं कर पा रहा है। यही वजह है कि कई बिजनेसेस जो जीडीपी नंबर्स को देख करके प्लानिंग करते हैं, उन्हें बाद में मार्केट रियलिटी जो है वो अलग लगने लगती है। सरकार अगले महीने कई तरह के यहाँ पे जो नई जीडीपी सीरीज है वो लाने वाली है, जिससे उम्मीद है कि इकोनॉमी की जो दिशा है वो ज्यादा साफ नजर आ सकती है। यानी कि ग्रोथ ऊपर जा सकता है या फिर नीचे, ये तो खैर वक्त ही बताएगा। क्योंकि फिलहाल जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कुछ हद तक फ्लाइंग ब्लाइंड है। यानी कि यहाँ पे सेंट्रल बैंक उसे एक रेयर यहाँ पे गोल्डी लॉक फेज माना जा रहा है, जहाँ पे ग्रोथ अच्छी और इन्फ्लेशन काबू में नजर आ रहा है। लेकिन कई इकोनॉमिस्ट का ऐसा भी कहना है कि जहाँ पे जो सिचुएशन है वो यहाँ पे वीक टैक्स बायोंसी और श्रिंकिंग जो फिस्कल स्पेस है, यानी कि सरकार के पास खर्च करने की जो गुंजाइश है वो अभी
घटती हुई नजर आ रही है, श्रिंक होती हुई नजर आ रही है। सरकार किसी तरह फिस्कल डेफिसिट को 4.4% ऑफ जीडीपी के आसपास संभाल लेगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो ऐसा करेगी तो करेगी कैसे? अगर सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पर ब्रेक लगाती है तो अगले साल ग्रोथ पर असर पड़ेगा। अगर बोझ राज्यों पर डालती है तो उनकी जो योजनाएं हैं वो प्रभावित होंगी, और ये जो खतरा है वो पहले से मौजूद है, क्योंकि यहाँ पे 28 राज्यों को यानी 28 स्टेट्स को अब रिवाइज्ड रूरल जॉब प्रोग्राम का 40% का जो खर्चा है वहाँ पे खुद उठाना पड़ रहा है। ऊपर से जीएसटी रेट्स में कटौती की गई थी ताकि कंजम्पशन बढ़े और जो यूएस टैरिफ है उसका असर जो है वो यहाँ पे कम किया जा सके। शुरुआत में इससे ऑटोमोबाइल और व्हाइट गुड्स जो है उसकी फेस्टिव सेल्स बढ़ी, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट कमजोर दिख रहा है। उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखा जितना बड़ा सोचा जा रहा था। बैंक ने रिटेल क्रेडिट की मांग तो पूरी कर दी, लेकिन अब उनके पास लिक्विडिटी की कमी है, चीप डिपॉजिट्स नहीं है, इसीलिए बैंक स्टेट गवर्नमेंट के ज्यादा डेट को एब्जॉर्ब करने के यहाँ पे मूड में नहीं नजर आ रहा है। यही वजह है कि 1 फरवरी को आने वाला जो बजट है वो सिर्फ 1 साल का हिसाब किताब नहीं रखने वाला। ये तय करेगा कि भारत की ग्रोथ स्टोरी सच में मजबूत बनेगी या सिर्फ ये नंबर्स तक ही सीमित रहने वाला है। ये बजट बताएगा कि सरकार इन्वेस्टमेंट, जॉब्स, स्टेट्स और फिस्कल डिसिप्लिन के बीच में कितना सही बैलेंस बना पाती है, क्योंकि आखिर में इकोनॉमी की जो असली परीक्षा है वो जीडीपी के आंकड़ों से नहीं बल्कि आम आदमी की जेब से होती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ हैं आपके थॉट्स? आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम? आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं? और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है? तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।